इलास्टिसिटी का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी में सबसे पहले डेफिनेशन है, ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जिसके चलते वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने की प्रॉपर्टी शो करता है वो मटेरियल आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इलास्टिसिटी के बारे में लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जो भी मटेरियल इस तरह का टेंडेंसी शो करेगा, जैसे रबर करता है, कॉपर, आयरन, सारे मटेरियल रीगेन करते हैं अपने ओरिजिनल शेप को। तो उन सारे मटेरियल में जिस प्रॉपर्टी के कारण वो रीगेन कर रहे हैं, क्यों रीगेन करते हैं? क्योंकि आप एक मान लेते हैं ये रबर है, तो इसका मॉलिक्यूल नंबर 1 है और ये मॉलिक्यूल नंबर 2। तो अब जब इसको आप इलोंगेट करेंगे, ऐसे इतना लेंथ इंक्रीज कर दिए, तो अब मॉलिक्यूल नंबर 1 इधर आ गया, तो इस पोजीशन को मैं 1 डैश बोल देता हूँ और ये 2 डैश। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन पहले से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे ये क्या था? स्टेबल था। जब इतने डिस्टेंस पे था, पहले वाले जितने डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस पे ये क्या था? स्टेबल था, दो मॉलिक्यूल। अब इससे ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो वो अनस्टेबल होगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल को पुल करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा ऐसे अपने नेचुरल आर नॉट डिस्टेंस पे आने के लिए। तो इसीलिए मटेरियल रीगेन करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि जो जितना उनके बीच पहले से गैप है दो मॉलिक्यूल के बीच, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वहां पे स्टेबल है वहां पे। तो अब अगर आप उस गैप को बढ़ाएंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे, अट्रैक्टिव फोर्स। वैसे ही जब दो मॉलिक्यूल को आप क्लोज कर लेंगे, जैसे 1-2 मॉलिक्यूल पहले इतना था और इसे किसी ने कंप्रेस करके मटेरियल को 1 को यहाँ कर दिया और 2 को यहाँ, तो ये मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल पोजीशन से और क्लोज आ गए हैं, इसलिए ये रिपेल करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेंगे। तो मटेरियल का मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। पहले से जो मटेरियल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, 1 और 2 मॉलिक्यूल के बीच सेपरेशन। इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो ये अट्रैक्ट करेगा 1-2 को, 2-1 को, और अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये रिपेल करके ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा ये मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में, जिस मॉलिक्यूल में ये टेंडेंसी होता है, ऐसे सारे ही मॉलिक्यूल में टेंडेंसी होता है ये रीगेन करने की, किसी में कम होता है किसी में ज्यादा। तो सारे मटेरियल इलास्टिक हुए। और प्लास्टिक बोलते हैं जिनमें ये टेंडेंसी नहीं होती। तो 100% इलास्टिक भी कोई मटेरियल नहीं है और प्लास्टिक भी नहीं है, इन दोनों के बीच ही होते हैं सारे जितने भी मटेरियल हैं। वो 100% इलास्टिक भी नहीं है और 100% प्लास्टिक भी नहीं है। लेकिन ये आइडियल इलास्टिक बॉडी का क्या हो गया डेफिनेशन? जो 100% रीगेन कर ले अपने शेप को आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। स्ट्रेस क्या होता है मटेरियल में? तो स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस है। लेकिन कौन सा फोर्स ये है? तो ये फोर्स अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया नहीं है, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया नहीं है। जैसे इस मटेरियल को कोई इधर से इधर मान लेते हैं, वॉल है फिक्स और एक ऐसे सिलेंड्रिकल रॉड है, तो किसी ने इधर से फोर्स लगाया F, तो दिस फोर्स अपॉन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट स्ट्रेस। ये दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स है। ये मॉलिक्यूल नंबर 1 या यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे लेयर 1 में, लेयर 2 में, तो ये दोनों मॉलिक्यूल कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे रीगेन करने के लिए। क्योंकि जब यहाँ से कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको इलोंगेट करने की कोशिश करेगा, तो 1 और 2 के बीच आर नॉट गैप से गैप कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो ये पीछे अपने ओरिजिनल शेप पे आने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। सो स्ट्रेस इज दैट रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये अंदर का मॉलिक्यूल लगा रहा है ऑब्जेक्ट से, या इस मटेरियल के बाहर से ये फोर्स नहीं आ रहा है, उसी के अंदर के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दिस फोर्स इज डिफाइंड एज स्ट्रेस। So stress is force upon area, but which force? Internal molecular force, not external applied force. In some cases, external applied force become equal to internal force when rope is massless or negligible mass. लेकिन massive rope अगर होगा तो उस केस में ये अलग आ जाता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, और ये अप्लाइड फोर्स डिफरेंट आता है। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी मासलेस रॉड या मासलेस रोप के लिए ही करेंगे हम लोग।
तो उस केस में अप्लाइड फोर्स और ये इंटरनल फोर्स इक्वल हो जाता है, इसीलिए इन्होंने फॉर्मूला लिख दिया F एक्सटर्नल बाई एरिया भी लिख सकते हैं, F इंटरनल बाई एरिया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मासिव हुआ तो ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा और ये सिर्फ सही रह जाएगा। इंटरनल फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, जो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं, दैट फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफाइंड एज स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस गिवन है, तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ में वेरिएशन आना चाहिए, या तो लेंथ इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज। तो लॉन्गिट्यूडनल दो टाइप का हो गया। अगर लेंथ इंक्रीज कर रहा है फोर्स अप्लाई करने के बाद, उस कंडीशन में जो स्ट्रेस एक्ट करेगा उसको टेंसाइल बोलेंगे। और अगर लेंथ डिक्रीज कर गया है, डिक्रीज मतलब कोई पहले इतना ऐसा रॉड था और किसी ने दोनों साइड से कंप्रेस करके छोटा इसको कर दिया, इधर से भी फोर्स लगा के इधर, तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस आएगा फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज डिफाइंड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कब आएगा? जब मटेरियल का लेंथ कम हो जाएगा पहले से। और टेंसाइल स्ट्रेस कब आएगा? जब मटेरियल का लेंथ पहले से इंक्रीज कर जाएगा। स्ट्रेंथ, इसके बाद एक टर्म दिया हुआ है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? ये है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ये डायमेंशन में कभी कभी लेंथ में भी चेंज हो सकता है, कभी कभी एरिया में भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए जनरल फॉर्मूला लिख दिया चेंज इन डायमेंशन। जब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल डायमेंशन की जगह पर लेंथ लिखेंगे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो उस स्ट्रेंथ को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ कहेंगे। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ तो क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। और चेंज इन एरिया बाय इनिशियल एरिया हो जाएगा तो एरियल स्ट्रेन होगा। वैसे ही जब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम होगा तो उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर आ रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम में कैसे चेंज आता होगा? तो एक कंटेनर ऐसे है जिसमें एक एयर बबल अंदर बन गया है, पानी के अंदर एयर बबल बन गया है। तो ये जब एयर बबल पानी से ऊपर निकलेगा ऐसे, तो नीचे में ज्यादा प्रेशर है, इसके सराउंडिंग में प्रेशर बहुत ज्यादा है डेप्थ में, तो यहाँ पे कम रेडियस होगा। जब ऊपर आएगा तो बड़ा हो जाएगा ये ड्रॉप, क्योंकि इसका बाहर से लगने वाला प्रेशर कम हो गया है। पानी के डेप्थ में जाने पे प्रेशर इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया कि नहीं? जब नीचे था एयर बबल तो कम रेडियस का था, ऊपर आया तो बड़े रेडियस का हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है यहाँ। तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज किया वो न्यूमरेटर में लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम, और पहले से कितना वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, उससे डिवाइड कर देंगे, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब थर्ड एक है shear स्ट्रेंथ। ये क्या है देखते हैं अभी। shear स्ट्रेंथ में एक क्यूब यहाँ पे बनाया हुआ है, क्यूब, और उसका जैसे नोट बुक है, फिजिक्स का बुक आपका ऐसे पहले रखा हुआ है, ऐसे इस पोजीशन पे रखा हुआ है ऐसे। फिर ये इस पोजीशन पे है, पहले से ऐसे रखा हुआ। ये जो डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है वो इस तरह से, ये इनिशियल पोजीशन है इसका क्यूब का। तो इस क्यूब को किसी ने ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा ऐसे। इस बार एरिया क्या है? ये वाला एरिया है। ध्यान से फिर से देखिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कौन सा एरिया लेना है इस बार। तो इस बार कौन सा एरिया लेना है मुझे इसमें? देखिए ये वाला एरिया लेना है, ये एरिया। फोर्स अपॉन एरिया लिखते समय ये जो मैंने यहाँ पे एरिया बना रखा है, ये वाला एरिया लेना है। ये एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर। अगर ए साइड का क्यूब है ये, तो ए स्क्वायर, और एल साइड का है तो एल स्क्वायर होगा ये। तो फोर्स अपॉन एरिया लिखते समय क्या लिखेंगे? एरिया एल स्क्वायर लिखेंगे, मतलब ये वाला एरिया लिखना है। और फोर्स ऐसे लगाया गया है इस पे टेंजेंट के डायरेक्शन में, ये फोर्स। तो ये फोर्स, और नीचे फिक्स है, ये नीचे का बेस इसका फिक्स है। तो अगर बेस फिक्स है और ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो खाली ऊपर वाला पार्ट ऐसे स्लाइड हो जाएगा आगे की तरफ। तो ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ एल अपॉन एल, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो स्मॉल एल क्या हो गया कि ओरिजिनल पोजीशन से जिधर फोर्स लगा है उधर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और क्यूब का साइड पहले से कितना था? एल। तो अभी डिस्प्लेसमेंट एल का हो गया है, स्मॉल एल का। पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ का गैप दिया हुआ है स्मॉल एल, ये वाला गैप। तो स्मॉल एल हो गया, और नीचे पहले से इसका लेंथ कितना है, ये इस एल से डिवाइड करेंगे। सो दैट क्वांटिटी इज हियर डिफाइंड एज
shear strength, shear strength मतलब लेंथ कितना बढ़ गया, और पहले से लेंथ कितना था L, तो स्मॉल l बाई कैपिटल L ही क्या है shear strength।